वेनेजुएला में 93 से पहले जो वहाँ के जो तेल कुएं थे उन पर अमेरिकन कंपनियों का ही नियंत्रण था, और उसके बाद जो सरकार बनी चावेज की, उनका नेशनलाइजेशन किया। आज भी वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है। तो अमेरिका की नजर बहुत लंबे समय से वेनेजुएला के ऑयल पे है। ये बात अमेरिका को लंबे समय से खटकती रही। तो वेनेजुएला में जब तक ह्यूगो चावेज जिंदा रहे तो वो बराबर टक्कर लेते रहे अमेरिका से। अमेरिका ने पहले तो प्रतिबंध लगा दिए वेनेजुएला के जो ऑयल ट्रेड था उसको लेकर के तमाम देशों पर। इसके बावजूद कई देश चोरी छिपे तरीके से वेनेजुएला का तेल खरीदते रहे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र तो छोड़िए, अपनी अमेरिकन कांग्रेस तक को विश्वास में नहीं लिया। तेल का खेल खुलेआम है। अब तो ट्रंप ने कह दिया है ना कि हम वेनेजुएला को चलाएंगे, हम दुनिया को तेल बेचेंगे। राष्ट्रपति है, उनको जो है ड्रग ट्रैफिकर एक तरह से घोषित कर दिया। तो कितने शर्मनाक आए हैं कि वो हथकड़ी लगाए बैठे हुए हैं सैनिकों के बीच में। हसीना जो है वो भारत में आके जो उनको क्षण मिल गई इसलिए बच गई। ये हमला करके अमेरिका ने ये बता दिया कि वो जो चाहेगा वो करेगा। दुनिया भर के दावे करते रहते हैं वो, हालांकि उनके दावों को कई जगह ये धज्जियां भी उड़ी है। पूरी दुनिया में इस समय अमेरिका जो है खुलेआम अपनी जो सुप्रीमेसी है, या कहें दादागिरी कहें, जो भी कहें, जो शब्द इस्तेमाल करें, थानेदारी कहें, वो स्थापित करने में लगा हुआ है। सबसे लाचार इस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो सिर्फ एक बयान देने के अलावा उसके पास कोई ताकत नहीं। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना है उसमें अब कोई देश ऐसा नहीं है जो अमेरिकन सुप्रीमेसी के खिलाफ ताकत के साथ खड़ा हो सके। चीन आमतौर पर दूसरों के मामले में रिश्ता नहीं है। चीन की नजर ताइवान पर है। तो एक तरह से वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप साहब ने चीन को, शी जिनपिंग को एक मौका दे दिया। अभी पिछले कुछ दिनों से शी जिनपिंग लगातार बयान दे रहे थे कि ताइवान का हम एकीकरण करेंगे, वो हमारा क्षेत्र है, हम उसको लेंगे। तो रूस यूक्रेन में घुस गया, इजराइल गजा में घुस गया, अमेरिका वेनेजुएला में घुस गया, और चीन ताइवान की तैयारी कर रहा है। कोई यूनाइटेड नेशन की कोई भूमिका नहीं बची है। दुनिया के तमाम देश निंदा करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। निंदा कर लेंगे, संयम बरतने की अपील कर देंगे। भारत एकदम से अमेरिका का विरोध भी नहीं कर सकता, उसके अपने तमाम आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। वैसे हम टैरिफ वॉर झेल रहे हैं। दूसरा, वेनेजुएला भारत का मित्र देश रहा है, किसी झगड़े में नहीं पड़ेंगे, लेकिन वेनेजुएला के लोगों के साथ उसने अपनी एकजुटता दिखाई। 70 के दशक में ईरान जो है बड़ा आधुनिक किस्म का देश हुआ करता था, इसलिए समय समय पर वहां ईरान में इस तरह के विरोध विद्रोह होते रहे हैं। अब जो नई पीढ़ी है, और चूंकि ईरान के लोग खुलापन देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो हिलोरे लेता है और वो एक ज्यादा खुले समाज में रहना चाहते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम में ईरान ने काफी तरक्की कर ली, काफी लगभग न्यूक्लियर बम बनाने के करीब पहुंच गया था, और अमेरिका ने उस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए। अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, ईरान बाहर से कोई चीज आयात नहीं कर सकता, ईरान के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनका निर्यात नहीं कर सकता। कल तक मुझे खबर थी 14 लाख के बराबर $1 की स्थिति हो गई थी। तो ऐसे में वहां महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी की स्थिति बहुत है। धर्म की दवाई बूटी और राष्ट्रवाद की बूटी तभी तक काम करती है जब आपके पेट भरे हो। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान पर काफी समय से है। वहां का भी जो तेल ऑयल रिजर्व्स हैं, वो जब शाह के जमाने में वो सब अमेरिकन कंपनियों के हवाले थे। न्यूक्लियर बम के खतरे के बहाने अमेरिका लगातार जो प्रतिबंध लगाए गए वो तो लगे ही हैं। ईरान ने अभी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया और वो जारी है। ये जो असंतोष शुरू हुआ है, तो स्थानीय कारण तो है ही, लेकिन इनको हवा अमेरिका से भी मिल रही है, इजराइल से भी मिल रही है। तो रजा साहब का बयान आ गया कि बस ईरान का जो लोकतांत्रिकरण की शुरुआत हो गई है। कौन सा देश चरण देगा? सऊदी तो देगा नहीं, रूस दे सकता है क्या रूस इतना जो है अमेरिका का विरोध झेल लेगा? तो हो सकता है कि वक्ती तौर पर ये आंदोलन कमजोर हो जाए। अभी हम लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कुछ समय तक, क्योंकि वेनेजुएला का फ्रंट खोल दिया है अमेरिका ने, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो ईरान पर सीधे हमला करेगा। क्या जो धार्मिक कट्टरता है ये भी उतना ही बड़ा कारण है, उतना ही बड़ा बाकी सब जो कारण दिखाई देते हैं? अब सऊदी अरब में अभी धार्मिक कट्टरता भी है, ठीक है, लेकिन वहां के लोगों की भी जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला हुआ। अमेरिका ने वहां के राष्ट्रपति को किडनैप किया, उनकी पत्नी के साथ उनके बेडरूम से उठाकर उन्हें अमेरिका ले गए। अब कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की स्थापना करवाई जाएगी, लेकिन सवाल ये कि क्या ये लोकतंत्र की महज स्थापना का प्रयास है या फिर अमेरिका की दादागिरी और पूरा तेल का खेल?
इसी के साथ साथ ईरान में भी इसी तरीके से अमेरिका के अंदरूनी दखल की बात आ रही है, वहां पर भी तेल के खेल की बात की जा रही है। तो इन्हीं मसलों पर बात करते हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी से। विनोद सर, बहुत बहुत स्वागत है दात स्वतंत्र पर आपका। नमस्कार नमस्कार विक्रांत भाई, धन्यवाद। थोड़ा सा देर हो गई आने में, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। कोई नहीं सर। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा आपसे, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से उठाकर उनकी पत्नी के साथ उनको उठाकर अमेरिका ले जाया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि जब तक वहां पर ठीक सरकार नहीं बनेगी तब तक अमेरिका अपने दखल से चलाएगा। और कहा अब ट्रंप ने तो साफ भी कर दिया है कि तेल का खेल भी इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। तो किस तरीके से इस पूरे वाक्य को देखा जाए? देखिए विक्रांत भाई, वेनेजुएला की जहां तक बात है, वेनेजुएला में 92 से पहले, 93 से पहले जो वहां के जो तेल कुएं थे उन पर अमेरिकन कंपनियों का ही वो था, नियंत्रण था, और वो तेल निकालती थी। लेकिन जब वहां विक्टर ह्यूगो शावेज जो थे, ह्यूगो शावेज जो सोशलिस्ट लीडर थे, लेफ्टिस्ट लीडर थे, उनके लीडरशिप में वहां जब क्रांति हुई और उसके बाद जो सरकार बनी शावेज की, ह्यूगो शावेज की, तो उन्होंने सारे तेल के जो ऑयल वेल्स थे उनका नेशनलाइजेशन किया, क्योंकि वो बहुत बड़ी एसेट है उस देश के लिए। आज भी वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, करीब 303 बिलियन डॉलर बैरल के आसपास तेल का रिजर्व है, ऑयल रिजर्व उनके पास। तो अमेरिका की नजर बहुत लंबे समय से वेनेजुएला के ऑयल पे है, क्योंकि अमेरिका के पास अपना जो तेल है ऑयल रिजर्व वो काफी कम है, 70 बिलियन बैरल के आसपास है, तो वो काफी कम है। और अमेरिका की जरूरतें सबसे ज्यादा है ऑयल की। इसीलिए चाहे वो इराक का मामला हो, जब जॉर्ज बुश सेकंड ने जो है इराक पे हमला किया था और सद्दाम हुसैन को खत्म किया, फिर आप लीबिया को देख लीजिए, फिर सीरिया को देख लीजिए, तो सारा जो गल्फ कंट्रीज थी एक जमाने में, जो ऑयल वेल एक समय में वो सब अमेरिकन कंपनीज के हाथ में थी। बाद में वहां रिवोल्यूशन हुए और वहां जो डिक्टेटर्स की सरकारें बनी, उन्होंने नेशनलाइज किया उन ऑयल वेल्स का, और उनका दोहन जो है अपने राष्ट्रीय, अपने देश के लिए किया। तो ये बात अमेरिका को लंबे समय से खटकती रही। लेकिन उस समय कोल्ड वॉर का जमाना था। कोल्ड वॉर में चूंकि सोवियत संघ था, एक बड़ी ताकत, सुपर पावर था, और वो अमेरिका को पूरी टक्कर देता था। और इन सारे देशों, चाहे पश्चिमी एशिया के देश हों, चाहे लैटिन अमेरिका के देश हों, इनको एक पूरा जो है बैकिंग थी सोवियत यूनियन की। इसलिए वो उस तरह से अमेरिका घुसपैठ तो करता था, लेकिन कर नहीं पाता था। हालांकि लैटिन अमेरिका में पहले भी अमेरिका ने अपना हस्तक्षेप, सैनिक हस्तक्षेप किया है। उसने चिली में लेंदे की सरकार को ऐसे ही गिराया था, उसने ग्रेनाडा में अपनी फौजें भेजी थी। तो ये कोई पहली बार नहीं है लैटिन अमेरिका में। वेनेजुएला की जहां तक बात है, तो वेनेजुएला में जब तक ह्यूगो शावेज जिंदा रहे तो वो बराबर टक्कर लेते रहे अमेरिका से। तो उन्होंने अमेरिका की जो दादागिरी है अपने पूरे क्षेत्र की और दुनिया में, उसको चलने नहीं दिया। फिर बाद में एक रहस्यमय बीमारी से ह्यूगो शावेज की मौत हो गई, और मौत के बाद ये जो मौजूदा राष्ट्रपति जो है, मदुरास क्या नाम है उनका, वो चूंकि ह्यूगो शावेज के ही चेले थे, उन्हीं के नंबर 2 थे, उन्हीं कैबिनेट में थे, वो राष्ट्रपति बने। उन्होंने करीब करीब वही लाइन ली जो ह्यूगो शावेज की लाइन थी, और ऑयल वेल्स को पूरी तरह से वेनेजुएला की ही वो संपत्ति बताते हुए उसका दोहन शुरू किया। अमेरिका ने पहले तो प्रतिबंध लगा दिए वेनेजुएला के जो ऑयल ट्रेड था उसको लेकर के तमाम देशों पर, जो उनसे तेल, जैसे ईरान पे लगाए हैं कि जो खरीदेगा तो वो उस पर तमाम प्रतिबंध लगेंगे। इसके बावजूद कई देश चोरी छिपे तरीके से वेनेजुएला का तेल खरीदते रहे। अब ट्रंप साहब जब आए तो ये ज्यादा, क्योंकि ट्रंप ज्यादा एग्रेसिव, खुले, उनके लिए कोई लोक लिहाज, कोई डिप्लोमेसी, कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स, कोई यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का कोई मतलब नहीं है। वो तो पूरी दुनिया में अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दे दिया उन्होंने, भारत तो 50% टैरिफ लगा दिया, कभी चीन से भिड़ गए, कभी उधर चले गए, मतलब उनका समझ नहीं आता। वो इसके पहले के जो राष्ट्रपति थे वो थोड़ा सा करते थे, वो भी यही सब काम, अमेरिकन अमेरिकन सुप्रीमेसी को वो भी स्थापित करते रहे दुनिया में, और अपनी मनमानी करते रहे, लेकिन थोड़ा सा लोक लाज का ध्यान रखते हुए, थोड़ा यूनाइटेड नेशन में इन्वॉल्व करते हुए। जैसे इराक पर जब हमला किया अमेरिका ने, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से सैंक्शन लगवाई, संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे किया। लीबिया पे भी उन्होंने ऐसे ही किया, अफगानिस्तान में भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए उन्होंने किया। लेकिन इस बार इन्होंने संयुक्त राष्ट्र तो छोड़िए, अपनी अमेरिकन कांग्रेस तक को विश्वास में नहीं लिया। इसको लेकर वहां अमेरिका में भी विरोध हो रहा है कि भाई आपने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉर कैसे किया, कि
बिना अमेरिकन कांग्रेस को विश्वास में लिए, बिना प्रस्ताव पास कराए यहाँ पे सीधे एयर स्ट्राइक कर दिया और वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया। तो ये तो इस तरह के तो घटना, मतलब अब कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, और तेल का खेल खुलेआम है। अब तो ट्रंप ने कह दिया है ना कि हम वेनेजुएला को चलाएंगे, हम दुनिया को तेल बेचेंगे, और पहले भी कहते रहते कि वो जो एसेट्स है वो अमेरिका की हैं। इस तरह वो लगातार अपने इरादे जाहिर करते रहे, और पिछले कई महीनों से वो जो वेनेजुएला के शिप्स जो आते थे उनको वो निशाना बनाते रहे, ये कह के कि इनमें ड्रग्स ट्रेड हो रहा है। और उन्होंने जो राष्ट्रपति है उनको जो है ड्रग ट्रैफिकर एक तरह से घोषित कर दिया, अपराधी घोषित कर दिया है कि ड्रग ट्रैफिकिंग में वो, और ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत कड़ा कानून है अमेरिका में, आप जानते हैं। तो अब इन्होंने राष्ट्रपति को उठा करके तथाकथित रूप से उन्हें गिरफ्तार करके, आप देखिए फोटो कितने शर्मनाक आए हैं कि वो हथकड़ी लगाए बैठे हुए हैं सैनिकों के बीच में। इस तरह से किसी देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेना, पहले भी सद्दाम को जिस तरह इन्होंने मारा, जिस तरह गद्दाफी को मारा, वो तो असद वहां से निकल भागने में कामयाब हो गए, रूस ने उनको शरण दे दी, वरना असद भी मारे जाते। हसीना जो है वो भारत में आके जो उनको शरण मिल गई इसलिए बच गई, वरना तो जो तरीका इस वक्त हो रहा है पूरा दुनिया में वो बहुत ही खतरनाक तरीका है। अब ये हमला करके अमेरिका ने ये बता दिया कि वो जो चाहेगा वो करेगा। एक तरफ तो ट्रंप साहब नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, थाईलैंड कम्बोडिया का रुकवा दिया, रूस और यूक्रेन का रुकवाने जा रहे हैं, इसराइल और फलस्तीन का वो गजा का लड़ाई रुकवा दी, दुनिया भर के दावे करते रहते हैं वो। हालांकि उनके दावों को कई जगह ये धज्जियां भी उड़ी है, भारत ने कई बार खंडन किया कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन वो करते रहते हैं दावे। अब उन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार आप चाहते हो और आप इस तरह हमला कर रहे हो। अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले आप याद करिए जब ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई थी तो उन्हें B-2 बॉम्बर भेज के इजराइल को बमबारी की थी, ईरान को बमबारी की थी, और अब वो वेनेजुएला में घुस गए। और उसके अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक और देश पे जो बमबारी करके वहां कहा था कि हमने जो है बदला लिया है हत्याओं का। तो पूरी दुनिया में इस समय अमेरिका जो है खुलेआम अपनी जो सुप्रीमेसी है, या कहें दादागिरी कहें, जो भी कहें, जो शब्द इस्तेमाल करें, थानेदारी कहें, वो स्थापित करने में लगा हुआ है। और सबसे लाचार इस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो सिर्फ एक बयान देने के अलावा उसके पास कोई ताकत नहीं, वो एक एनजीओ की तरह काम कर रहा है कि जो गुतरेस साहब हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल, उनका एक बयान आ जाता है, उसके बाद ना तो रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ कर पाए, ना वो गजा और फिलिस्तीन में कुछ कर पाए, ना वो वेनेजुएला में जो हो रहा है उसका उस पर कुछ कर पा रहे हैं। तो बहुत ही लाचार स्थिति यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की हो गई है। और जो दुनिया कोल्ड वॉर के समय एक शक्ति संतुलन था, उस समय भी ऐसा नहीं, उस समय बहुत आदर्श स्थिति थी, बहुत सारी चीजें, तब भी रूस भी अफगानिस्तान में घुस गया था, ऐसे ही आप याद करिए 10 साल उन्होंने भी वहां पर, फिर अमेरिका बाद में घुस गया जो उस पर 9/11 का अटैक हुआ। तो लेकिन फिर भी कोल्ड वॉर के टाइम में थोड़ा सा एक चेकमेट था, चेक बैलेंस था, क्योंकि सोवियत संघ जैसे क्यूबा की हिफाजत की सोवियत संघ ने पूरी तरह से, क्यूबा में अमेरिकन दादागिरी नहीं चल पाई, फिडेल कैस्ट्रो को मरवाने की तक CIA ने बहुत प्लानिंग की, लेकिन वो नहीं सफल हुए, और क्यूबा ने मिसाइलें भी तैनात करवा दी सोवियत यूनियन की। तो वो एक चेक में, वो सोवियत संघ के पतन के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना है उसमें अब कोई देश ऐसा नहीं है जो अमेरिकन सुप्रीमेसी के खिलाफ ताकत के साथ खड़ा हो सके। निंदा तो रूस ने भी की है, लेकिन रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, और वो भी अमेरिका के साथ इस समय, ठीक है सामरिक रूप से उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार है, तमाम आधुनिक हथियार है, सब कुछ है, लेकिन आर्थिक रूप से उतना अमेरिका की टक्कर पे वो नहीं है। चीन है, चीन आर्थिक रूप से भी मजबूत है और सामरिक रूप से मजबूत है, लेकिन चीन के साथ क्या है, चीन आमतौर पर दूसरों के मामले में रिश्ता नहीं है, वो अपनी जो बाउंड्रीज है, अपनी जो सीमाएं हैं, उनकी हिफाजत के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। कोरियन वॉर एक ऐसा वॉर था जिसमें चीन की सेना सीधे घुसी थी, वो 1952-53 की बात है। उसके बाद भारत के साथ उलझा चीन, लेकिन बाकी चीन जो है वो अपने को मजबूत करने में और आर्थिक लड़ाई में ज्यादा वो है। दूसरा, चीन की नजर ताइवान पर है, तो एक तरह से वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप साहब ने चीन को, शी जिनपिंग को एक मौका दे दिया। अभी पिछले कुछ दिनों से शी जिनपिंग लगातार बयान दे रहे थे कि ताइवान का हम एकीकरण करेंगे, वो हमारा क्षेत्र है, हम उसको लेंगे। अभी हाल में इनके वो आए, और जिस तरह चीनी जहाज ताइवान के ऊपर मंडराते कई बार देखे जाते हैं,
तो कहीं ना कहीं चीन के मन में ताइवान को लेने की इच्छा है। अब जिस तरह वेनेजुएला पे उन्होंने हमला किया है ट्रम्प साहब ने, तो पता नहीं कल को चाइना भी ताइवान में जो है घुस जाए, वहां भी हमला कर दे, और तब अमेरिका के सामने कुछ कहने का चारा नहीं होगा। वो तो कहेगा भाई जैसे आप वेनेजुएला में घुस सकते हो, वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर सकते हो, तो हम तो नहीं कर सकते। तो बड़ी अराजकता की स्थिति हो गई दुनिया में इस समय। तो रूस यूक्रेन में घुस गया, इसराइल गजा में घुस गया, अमेरिका वेनेजुएला में घुस गया, और चीन ताइवान की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से बहुत ही अराजक स्थिति है। कहीं कोई यूनाइटेड नेशन की कोई भूमिका नहीं बची है। दुनिया के तमाम देश निंदा करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, निंदा कर लेंगे, संयम बरतने की अपील कर देंगे। भारत ने तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। अभी तक भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान मैंने तो कम से कम नहीं देखा है। कोई आया हो तो बताइएगा मुझे। लेकिन तो ये स्थिति है विक्रम भाई। सर बिल्कुल, अभी अभी शायद सरकार की तरफ से एमईए का बयान आया है, और एमईए ने ये कहा है कि भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए अपना सपोर्ट दोहराता है। हम सभी संबंधित लोगों से अपील करते हैं कि बातचीत के जरिए शांति से मुद्दों को सुलझाएं, ताकि इलाके में शांति और स्थिरता बनी रहे। अभी एक संतुलित बयान भारत सरकार की तरफ से चलिए अभी अच्छा हाँ है। भारत जो है तो मतलब आपने स्पष्ट कर दिया, तो कम से कम मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ कि भाई तब तक मैंने नहीं सुना था, देखा जी, था। बिल्कुल अभी आया लेकिन सर, हमने बातचीत शुरू की उसी समय आया था ये बयान। हाँ आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, भारत की स्थिति है कि भारत एकदम से अमेरिका का विरोध भी नहीं कर सकता। उसके अपने हाँ तमाम आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। वैसे हम टैरिफ वॉर झेल रहे हैं। दूसरा, वेनेजुएला भारत का मित्र देश रहा है। हाँ ह्यूगो चावेज के जमाने से भी वेनेजुएला के साथ भारत, और बीच में वेनेजुएला से शायद हमें पहले तेल वेल भी लिया था कभी। हाँ तो हम तो इसलिए भारत की जो इस घोषित नीति है कि हम किसी झगड़े में नहीं पड़ेंगे, लेकिन वेनेजुएला के लोगों के साथ उसने अपनी एकजुटता दिखाई है। हाँ अब लोगों में वो राष्ट्रपति शामिल है नहीं शामिल है, लेकिन कम से कम अभी जो सरकार वहां चल रही है, अभी तो सरकार वही है। जो उपराष्ट्रपति जो महिला है उन्होंने संभाल ली है कमान। लेकिन आगे आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, कि क्या अमेरिका किसी को वहां स्थापित करता है, अपनी कठपुतली सरकार बनाता है, या जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं वो क्या उनकी सरकार ही बनी रहती है। लेकिन भारत ने इसलिए बीच का रास्ता अपनाते हुए वहां की जनता के साथ अपनी एकजुटता प्रकट की है। तो ठीक है, भारतीय नीति के हिसाब से ठीक ही है। इसके बाद हम लोग, भारत और कर क्या सकता है, कोई भारत सीधे हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता, और भारत ने कभी ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया भी नहीं। हाँ विनोद सर, मैं आपसे एक और चीज जिस पर बात करना चाहता था, ईरान में जो इस समय चल रहा है, क्योंकि वहां पर भी महंगाई, बेरोजगारी, जो उनकी करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ, उसे लेकर के जेनजी का गुस्सा था, वो सड़कों पर उतरे। और अब वहां पर सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, खामनेई, वो कह रहे हैं कि ये जो इस्लामिक सत्ता है उसे भी चैलेंज किया जा रहा है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो क्या चल रहा है सर ईरान में? देखिए, ईरान का जो चल रहा है उसकी पृष्ठभूमि में जाइए। 70 के दशक में ईरान जो है बड़ा आधुनिक किस्म का देश हुआ करता था। जब मोहम्मद रजा शाह पहलवी जो थे, वहां के सुल्तान थे, रूलर थे, और काफी वेस्टर्नाइज थे, वो अमेरिका परस्त थे। अमेरिका का वहां बड़ा प्रभाव था ईरान में, और ईरान जो है वहाँ काफी खुलापन था, काफी जो है पश्चिमी शिक्षा और सारी अंग्रेजी शिक्षा वगैरह का काफी बोलबाला था। उसी दौर में वो इस्लामिक क्रांति हुई, जो अयतुल्ला खुमैनी जिसके नेता थे, और जो एक तरह से कॉन्शियस कीपर माने जाते थे। लेकिन वो लोग इसको सिर्फ इस्लामिक क्रांति कहते हैं। इसको आप देखिए क्या था उस वक्त जो इस्लामिक क्रांति थी अयतुल्ला खुमैनी की, उसमें एक तरफ तो ये अयतुल्ला खुमैनी के समर्थक और उनके जो इस्लामिक जो लोग थे वो शामिल थे। दूसरा, उसमें वामपंथी जो पार्टी थी वहां की, ईरान की, वो भी शामिल थी। और इसीलिए उस पूरी इस्लामिक क्रांति को सोवियत संघ का खुला समर्थन था। और जब तख्ता पलट हुआ है, मोहम्मद शाह पहलवी जब भाग करके अमेरिका चले गए, तो जो राष्ट्रपति बने वो बनी सदर राष्ट्रपति बने थे। अयतुल्ला खुमैनी ने कोई पद नहीं लिया था, वो कॉन्शियस कीपर थे। बनी सदर जो थे वो लेफ्टिस्ट थे, वो वामपंथी थे, वो राष्ट्रपति बने। लेकिन सोवियत संघ की बैकिंग थी। लेकिन धीरे धीरे जो कंट्रोल था वो अयतुल्ला खुमैनी ने लिया, और एक वक्त ऐसा आया कि आंतरिक संघर्ष फिर हुआ, और बनी सदर को देश छोड़ करके भागना पड़ा। वो यूरोप में जाके उन्होंने शरण लिया, पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो यूरोप चले गए थे। उसके बाद पूरी तरह से ईरान जो है, वो जो शिया मौलाना वहां है अयतुल्ला खुमैनी साहब, उनकी जो थे वो, उनकी
जो लाइन थी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया। और जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वहां पर खासकर इन देशों में देखा गया है, वो सब वहां लागू हुआ। महिलाओं को पर्दे में रहना, हिजाब पहनना, बुर्का पहनना, पश्चिमी शिक्षा का एक तरह से काफी वो लगा। तो जो खुलापन था वो काफी खत्म हुआ। लेकिन ईरान की जो जनता थी उसको खुलेपन की आदत पड़ चुकी थी। उसको एक तरह से वो उतनी कट्टर जिंदगी जीना नहीं चाहती थी कि धर्म के नाम पर आप उसको कट्टरता फंसा दें। इसलिए समय समय पर वहां ईरान में इस तरह के विरोध विद्रोह होते रहे हैं। कालांतर में खुमैनी साहब के बाद जो है खामनेई साहब आ गए, जो उनके ही शागिर्द थे खुमैनी के, और उन्होंने पूरा संभाल लिया। इस वक्त पूरी सत्ता का उनके हाथों में है। वो हालांकि कोई संवैधानिक पद उनके पास नहीं है, लेकिन एक कॉन्शियस कीपर के तौर पर वो पूरा सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। राष्ट्रपति तो दूसरे हैं। और लेकिन ईरान की जो जनता, जो पीढ़ी इस्लामिक क्रांति के दौरान आई थी, वो धीरे धीरे बदल गई। अब नई जनरेशन आ गई। अब जो नई पीढ़ी है, और चूंकि ईरान के लोग खुलापन देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो हिलोरे लेता है और वो एक ज्यादा खुले समाज में रहना चाहते हैं। ये सब तो है। इसलिए पहले आप याद, कुछ साल पहले महिलाओं का एक आंदोलन हुआ था हिजाब के खिलाफ, वहां पर काफी प्रदर्शन हुए थे, बाद में उसको दबा दिया गया। अब क्या है कि इधर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, न्यूक्लियर प्रोग्राम में ईरान ने काफी तरक्की कर ली। काफी लगभग बम, न्यूक्लियर बम बनाने के करीब पहुंच गया था। और अमेरिका ने उस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने बहुत वार्न किया, बहुत प्रतिबंध लगाए। और ओबामा के टाइम में एक संधि भी हुई ईरान के साथ अमेरिका की। ईरान ने कहा कि हम जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको सिविल उसमें इस्तेमाल करेंगे, हम डिफेंस के लिए नहीं करेंगे, मिलिट्री उसके लिए। लेकिन खबरें ये आती रही कि ईरान वो करता रहा। और बाद में फिर ये जब ट्रम्प साहब आए पहले दौर में ओबामा के बाद, तो उन्होंने उस संधि को बिल्कुल रद्द कर दिया था। और मिलिट्री और सीधे सीधे ईरान पर जो थोड़े बहुत प्रतिबंध हटाए गए थे ओबामा के टाइम संधि के जरिए, वो सब वापस लगा दिए गए। अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता, ईरान बाहर से कोई चीज आयात नहीं कर सकता, ईरान के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनका निर्यात नहीं कर सकता। तो इन सब कारणों से ईरान की अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आई, और ये गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। और अब वहां की जो मुद्रा है, रियाल जो है, वो उसका डिवेल्यूएशन जो हुआ, अवमूल्यन हुआ है, वो आप सोचिए कि कल तक मुझे खबर थी 14 लाख के बराबर $1 की स्थिति हो गई थी। तो ऐसे में वहां महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी की स्थिति बहुत है, काम धंधे उद्योग धंधों की स्थिति बहुत खराब है। तो असंतोष तो स्वाभाविक है। लेकिन विक्रांत भाई, ये असंतोष एक तो आंतरिक है, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है कि भाई कब तक हम ये राष्ट्रवाद के नाम पर या इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर कब तक हम झेलेंगे। क्योंकि धर्म की दवाई बूटी और राष्ट्रवाद की बूटी तभी तक काम करती है जब आपके पेट भरे हो। ठीक है। और ठीक है, एक समय तक आदमी भूखे रह के भी देश के लिए लड़ता है, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। कोई कारण हो ना सामने, अगर कोई हमला ही आज कर दे तो लोग लड़ेंगे, लेकिन कारण जो है, आप राष्ट्र और धर्म के नाम की बूटी पिलाते रहे और उसके बाद लोग कब तक झेलेंगे। तो ये असंतोष तो है ही ईरान में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अमेरिका की नजर ईरान पर काफी समय से है। वहां का भी जो तेल ऑयल रिजर्व्स हैं, वो जब शाह के जमाने में वो सब अमेरिकन कंपनियों के हवाले थे, और शाह साहब तो अपना सरकार चला रहे, आराम से शासन चला रहे थे। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद उनका सबका नेशनलाइजेशन हो गया और वो सब सरकार ने ले लिए। अमेरिकन कंपनियों की छुट्टी हो गई वहां से। तो तब से अमेरिका उन ऑयल रिजर्व्स को अपने उसमें कंट्रोल में लेना चाहता है, वो एक बड़ा कारण है। और न्यूक्लियर बम के खतरे के बहाने अमेरिका लगातार जो प्रतिबंध लगाए गए वो तो लगे ही हैं, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध और अमेरिकन प्रतिबंध। उसके अलावा वो ईरान को की सत्ता को उखाड़ना चाहता है। लेकिन इसीलिए याद कीजिए जब इजराइल ने हमला, दूसरा एक और है कि जो कुछ आतंकवादी संगठन को घोषित किया जा चुका है, जैसे हमास है या हिजबुल्लाह है या आपका हुती है, इनको भी कहा जाता है, आरोप ये है कि ईरान की मदद मिलती है। और इसको लेके इजराइल लगातार ईरान के खिलाफ जो है अपने मिसाइल आक्रमण करता रहा है। कई ईरान के कमांडर और जनरल्स आप देखिए इजरायली मिसाइल अटैक में मारे भी गए। और जब ये गजा वाली लड़ाई चल रही थी तो ईरान के साथ इजराइल का खुला संघर्ष हो गया था। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने अपनी मिसाइलें दागी और ड्रोन भेजे, और उसमें इजराइल को पहली बार इतना नुकसान हुआ
कि जेरूशलम से लेके हाइफा और तमाम शहर जो है इजरायली हमलों की चपेट में आए। ईरान का भी नुकसान हुआ, लेकिन इसराइल को पहली बार इतना झेलना पड़ा क्योंकि एक रेगुलर आर्मी से लड़ रहा था। और आखिरकार नेतन्याहू साहब को भाग के वाशिंगटन जाना पड़ा। उन्होंने ट्रंप से अनुरोध किया कि भाई ईरान को रोकिए, और तब B-2 बॉम्बर्स की बॉम्बिंग की गई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर, जैसा कि अमेरिका ने दावा किया। हालांकि ईरान का दावा है कि उसने अपने सारे न्यूक्लियर जो वो संयंत्र थे वो सब उन्होंने वहां से शिफ्ट कर दिए थे, और जो ईरान ने अमेरिका ने हमला किया वो खाली बंकर्स थे और कुछ नहीं। लेकिन अमेरिका का कहना है हमने नष्ट कर दिया। अब ये तो अमेरिका के दावे अलग है, ईरान के दावे अलग है, लेकिन ईरान ने अभी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया और वो जारी है। ये जो असंतोष शुरू हुआ है तो स्थानीय कारण तो है ही, लेकिन इनको हवा अमेरिका से भी मिल रही है, इजराइल से भी मिल रही है। ट्रंप साहब ने तो खुलेआम कर दिया, उनका अगर गोली चलाई तो हम इंटरवीन करेंगे, तो हम घुसेंगे। हम यानी एक धमकी दे दी उन्होंने ईरानी सरकार को कि आप अपने यहाँ अगर प्रदर्शनकारियों पर आपने कुछ सख्ती की तो हम घुसेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको सपोर्ट है। और दूसरा जो शाह रजा पहलवी थे, उनके जो बेटे हैं उनका भी नाम महमूद, यही मोहम्मद शाह रजा पहलवी है, शायद सेकंड मान लीजिए उनको, तो वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं ईरान आने के लिए। उनको तो बाकायदा, और जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें कई लोग उनके समर्थन नारे भी लगा रहे हैं। तो रजा साहब का बयान आ गया कि बस ईरान का जो लोकतांत्रिकरण की शुरुआत हो गई है, अब वो तैयार बैठे हुए। अमेरिका उनको किसी भी क्षण वहां उतारने की तैयारी कर रहा है। तो इस समय खामनेई सरकार एक बड़े संकट में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खामनेई साहब का कंट्रोल तो अभी भी है, लेकिन वो कितना दिन कंट्रोल बना रहेगा, क्या वो इस विद्रोह को, इस विरोध को नियंत्रित करने में कामयाब होंगे, या उनको भी फिर बनी सदर की तरह, या बशर जो अपने असद जो है सीरिया वाले, उनकी तरह भाग के किसी देश में शरण लेनी पड़ेगी। अब कौन सा देश शरण देगा? सऊदी तो देगा नहीं। रूस दे सकता है क्या रूस इतना जो है अमेरिका का विरोध झेल लेगा? चीन तो इस मामले में किसी को शरण देता नहीं है, वो तो अलग ही उसका अपना है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अभी तो उनका कंट्रोल बना हुआ है। अब कल खबर ये आ रही थी कि जिस तरह से ट्रंप ने खुलेआम समर्थन किया है, जिस तरह मोसाद, इजराइल के कुछ जो रूबियो वगैरह ने, जो मोसाद के पुराने वो लोग थे, उन्होंने ट्वीट किए हैं और कहा कि मोसाद के एजेंट्स जो है उनको हम बधाई दे रहे हैं, इस तरह से। तो खुलेआम ये बात अब छिपी नहीं रह गई। तो इससे ईरान के सामान्य व्यक्ति में इस आंदोलन के प्रति एक रुचि भी पैदा हो सकती है। एक उनके अंदर ये भी हो सकता है कि भाई ये तो विदेशी खेल में फंसे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वक्ती तौर पर ये आंदोलन कमजोर हो जाए, अगर लोगों का सपोर्ट, लोग विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को और प्रदर्शनकारी संख्या में कम रह जाते हैं, तो फिर जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके, खामनेई साहब की सरकार, ईरान की सरकार के, वो कंट्रोल कर लेंगे। कुछ गोली में कुछ लोग चलिए मारे भी गए हैं। अभी हम लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कुछ समय तक, क्योंकि वेनेजुएला वाला फ्रंट खोल दिया है अमेरिका ने, तो हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो ईरान पर सीधे हमला करेगा। लेकिन सर इस मामले में, ईरान के मामले में, क्योंकि ईरान जैसा सभी जानते ही हैं कि 70 के दशक में किस तरीके से ईरान था और किस तरीके की सोसाइटी वहां पर थी, और ये जो धार्मिक कट्टरता आई, क्या महंगाई, बेरोजगारी, रुपए वहां की करेंसी का डिवैल्यूएशन, इन सब कारणों के साथ साथ क्या जो धार्मिक कट्टरता है ये भी उतना ही बड़ा कारण है, उतना ही बड़ा बाकी सब जो कारण दिखाई देते हैं, इसको भी आप उतना ही बड़ा कारण समझते हैं वर्तमान स्थिति के लिए? देखिए, धार्मिक कट्टरता की भी एक सीमा होती है। धार्मिक कट्टरता पर आप कुछ समय तक तो लोगों को, भावनाओं को आप भड़का सकते हैं धर्म के नाम पर, और एक बाहरी शत्रु खड़ा कर सकते हैं कि भाई हमें इसके खिलाफ खड़ा होना है। लेकिन जब तक लोगों के जीवन यापन की आवश्यकताएं अगर पूरी होती रहे तो धार्मिक कट्टरता भी चलती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए सऊदी अरब है, अब सऊदी अरब में अभी धार्मिक कट्टरता भी है, ठीक है, लेकिन वहां के लोगों की भी जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इसके बावजूद MBS जो वहां के मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने काफी छूट देनी भी शुरू की। मतलब उनको ये एहसास हो गया कि दुनिया बदल रही है। काफी बदलाव दिखाया, महिलाएं गाड़ियां चलाने लगी हैं, थोड़ा पर्दा भी उन्होंने छूट दी है, वो फैशन शो होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है कि भाई धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सोसाइटी को खोलो, तो कम से कम लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको थोड़ी सी विंडो मिले। तो ये उन्होंने शुरू किया है। अभी आप देखिए, धार्मिक कट्टरता का शिकार अफगानिस्तान भी है। जो अफगानिस्तान, नजीब जब सोवियत संघ का वहां हस्तक्षेप हुआ था,
वहां भी जो वहां के शासक थे उनको हटाने के बाद, उसके बाद सोवियत संघ वहां घुसा था 10 साल हालांकि, लेकिन नजीबुल्लाह जब राष्ट्रपति थे तो वहां उस अफगानिस्तान में कितना खुलापन आ गया था। उनकी फुटबॉल टीमें, उनकी सब दूर दूर तक खेलती थी, महिलाएं खुले में, उनके क्लब्स, नाइट क्लब, सबकी चर्चा होती थी, लोग जाते थे दुनिया भर से, काफी वो हो गया था। लेकिन उसके बाद तालिबान आ गए, तो भयानक कट्टरता आ गई। अब वो कट्टरता चली, लेकिन बाद में वो 9/11 हो गया तो अमेरिका ने घुस करके तालिबान को वहां से खदेड़ा, और उसके बाद हामिद करजई की सरकार बनी, और वहां के जो बादशाह थे उनको भी लाया गया, वजीर खान साहब को जो है, और उसके बाद हामिद करजई साहब ने करीब 10-12 साल वहां हुकूमत की, तो काफी खुलापन अफगानिस्तान में फिर आया, फिर लौटा, और फिर वो आपके दूसरे राष्ट्रपति आए जो बाद में, लेकिन अब फिर तालिबान वहां आ गया। अब तालिबान आके आते फिर कट्टरता शुरू हो गई, और हालांकि विरोध भी हो रहा है वहां उस कट्टरता का, लेकिन अभी बहुत व्यापक स्तर पर तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में होता है, लेकिन फिर वो आ गया। अब तालिबान, लेकिन जो मौजूदा तालिबान है वो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत उसका सुधार आ गया है, लेकिन जो पिछला मुल्ला उमर वाला तालिबान था उस समय, अलकायदा और तालिबान, वो बहुत ज्यादा ही कट्टर था, और किसी दूसरे देश के साथ उसका पाकिस्तान को छोड़ के रिश्ता भी नहीं था। ये जो तालिबान का जो शासन है, ये कम से कम भारत के साथ इसने अपने विंडो खोला है, रिश्ते बनाए हैं, हमने मान्यता नहीं दी, लेकिन उनके विदेश मंत्री भी आए थे, और रक्षा मंत्री भी आए, सारी चीजें हुई, रूस के साथ भी उनकी बातचीत है, चीन के साथ भी है, पाकिस्तान से साथ झगड़ा जरूर हो गया। तो कट्टरवादी ताकतों को भी ये महसूस होता है कि सिर्फ कट्टरता से काम चलने वाला नहीं है। धार्मिक कट्टरता एक सीमा तक तो आपकी मदद करती है, लेकिन बाद में वही बोझ बन जाती है, और ईरान में वही हो रहा है। इसलिए मैं तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहूंगा कि कुछ चंद ताकतें भारत में भी कुछ कट्टरवादी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, वो थोड़ा इस बात को समझे और ये माने कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक ही रहेगा, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म संभाव वाला देश है, एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक जो है भारत की जो विविधता है वही उसकी ताकत है, वही उसकी विशेषता है। इसलिए कोई किसी तरह की धार्मिक कट्टरता, जातीय कट्टरता, वैचारिक कट्टरता इस देश में चलने वाली नहीं है लंबे समय तक। पाकिस्तान का हाल आप देख लीजिए, पाकिस्तान में कट्टरपंथी जमातें भी हैं, तो वहां एक लिबरल मिडिल क्लास भी बहुत पावरफुल हो गया है, वहां उनका टकराव लगातार चल रहा है। तो श्रीलंका में जो सिंघली राष्ट्रवाद के नाम पर कट्टरता हुई थी, उसका नतीजा क्या निकला, किस तरह से बैंकरप्ट हो गया वो देश, और वहां लोग सड़कों पर आए। बांग्लादेश फिर कट्टरता के अंधे कुएं में चला गया है। वो देश जो भारत का एक मित्र देश होता था, अभी भी हालांकि हम मित्र देश ही मानते हैं वहां के लोगों को कम से कम, लेकिन जिस तरह वहां अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, वो कट्टरता के अंधे कुएं में चला गया है। तो लेकिन कट्टरता से देश आगे नहीं बढ़ते। कट्टरता एक सीमा तक जो है, आप देखिए वैचारिक कट्टरता भी सोवियत संघ टूट गया, नहीं टूट गया, एक वैचारिक कट्टरता थी वहां पर, और उस वैचारिक कट्टरता उस समय रहते एड्रेस नहीं किया गया तो विघटन हो गया। चीन ने समय रहते हुए काफी हद तक एड्रेस किया है, उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता तो नहीं दी है, लेकिन आर्थिक रूप से काफी चीजें उन्होंने सुधार किया है, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शासकों को समय रहते कट्टरता से दूरी बनानी पड़ेगी, वो चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो। बिल्कुल सर, बहुत ही सही बात की आपने। और भारत के लोकतंत्र की तो खूबसूरती ये थी कि अलग अलग विचार एक साथ अपनी बात कहकर तभी देश को मजबूत कर सकते थे, और उम्मीद की जानी चाहिए अभी भी खूबसूरती है, हाँ यही बड़ी खूबसूरती है सर, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बरकरार रहे। हाँ बरकरार रहे। देखिए बरकरार नहीं होता तो हम आप ये बात क्यों कर रहे होते, बिल्कुल सही कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ तब तो गड़बड़ करने छुटपुट बीच में सब तो होती है। भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत की सरकार, भारत का तमाम संस्थाएं इतनी मजबूत है कि इस देश के लोकतंत्र को वो खत्म नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला ठंड के इस मौसम में, और रविवार को मैंने आपको परेशान किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।